हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रताड़ना और दहेज प्रताड़ना के संबंध में, यानी कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A और सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के संबंध में। हमारे देश के आम लोगों के बीच एक पॉपुलर बिलीफ है कि शादी के 7 साल के बाद कोई भी औरत अपने पति या ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना या दहेज प्रताड़ना के संबंध में कोई केस नहीं कर सकती है, यानी कि आईपीसी 498A और सेक्शन 3 एंड 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के संबंध में किसी तरह का 7 साल का एक लिमिटेशन है। उस 7 साल के ऊपर अगर कोई महिला चाहे तो 498A या सेक्शन 3 एंड 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत अपने पति या ससुराल पक्ष पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं विस्तार में चर्चा करूंगा और इस वीडियो के अंत तक आपको यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सही में कोई महिला शादी के 7 साल के बाद अपने पति या ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना या दहेज प्रताड़ना का केस नहीं कर सकती है या फिर कर सकती है, और इस संबंध में क्या है हमारे देश का कानून। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम आईपीसी सेक्शन 498A को समझते हैं। सेक्शन 498A के तहत अगर किसी भी महिला को उनके ससुराल में उनके पति या ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो इस परिस्थिति में सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड के तहत उस महिला के पति या उसके ससुराल पक्ष पर मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा भी हो सकती है। तो ये तो बात हुई प्रताड़ना की, लेकिन अगर प्रताड़ना जो है वह दहेज के लिए किया जा रहा है तो सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड के साथ जुड़ जाता है सेक्शन 3-4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अगर ससुराल में किसी भी महिला को उनके पति या ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो फिर इस परिस्थिति में पति या ससुराल पक्ष पे इंडियन पिनल कोड 498A के साथ साथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत भी मुकदमा चल सकता है और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा हो सकती है। अब आप इस बात को समझें कि अगर किसी महिला को उनके ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो प्रताड़ित किए जाने या फिर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का कोई टाइम लिमिटेशन तो है नहीं। एक महिला को शादी के 7 साल के अंतर भी प्रताड़ित या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा सकता है और 7 साल के बाद भी प्रताड़ित या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का टाइम लिमिटेशन नहीं हो सकता है और हमारे कानून के द्वारा भी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया है। निस्संदेह एक महिला न सिर्फ शादी के 7 साल के अंदर अपने ससुराल पक्ष पर 498A या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत केस कर सकती है, बल्कि 7 साल के बाद भी वह अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत मुकदमा कर सकती है। तो आशा करता हूं यह बात पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो गई होगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है तो फिर यह 7 साल का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया है और क्यों लोगों के बीच में 7 साल के इस कॉन्सेप्ट को लेकर गलत धारणा बैठा हुआ है। तो अब आपको मैं यह 7 साल का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर किसी भी महिला की अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है और अगर वह मृत्यु एक अननेचुरल डेथ है और उस अननेचुरल डेथ के पूर्व उस महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है तो फिर इस परिस्थिति में इस डेथ को सेक्शन 304B इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत डाउरी डेथ कहा जाता है। अब यहाँ डाउरी डेथ को साबित करने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी हैं। महिला की मृत्यु जो ससुराल में हुई है वह एक अननेचुरल डेथ है और दूसरा कि मृत्यु के ठीक पूर्व उसे दहेज के मांग के संबंध में प्रताड़ित किया गया था। अगर यह दोनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो इस परिस्थिति में इस डेथ को सेक्शन 304B इंडियन पिनल कोड के तहत डाउरी डेथ कहा जाता है। अब डाउरी डेथ के संबंध में एक प्रिजम्पशन काम करता है। अगर किसी महिला के शादी के 7 साल के अंदर
उसकी मृत्यु उसके ससुराल में हो जाती है, और अगर वह मृत्यु एक अननेचुरल डेथ है और उसके मृत्यु के पूर्व उसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया गया है, तो फिर इस परिस्थिति में एक प्रिजम्पशन काम करता है और कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम कर लेता है कि इट इज अ डाउरी डेथ। अब इस प्रिजम्पशन थ्योरी के इंग्रेडिएंट्स को पहले समझ लीजिए। किसी महिला की उसके ससुराल में मृत्यु हुई है, वह मृत्यु अननेचुरल डेथ है और मृत्यु से पूर्व उसे दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ित किया गया है, और दहेज के मांग के संबंध में उसे प्रताड़ित करने के बाद जो उसकी मृत्यु हुई है वह शादी के 7 साल के अंदर हुई है। तो फिर कोर्ट यह प्रिज्यूम कर लेता है कि इट इज अ डाउरी डेथ। अब जब कोर्ट यह प्रिज्यूम कर लेता है कि इट इज अ डाउरी डेथ, तो इसका असर जो है वह उस महिला के पति या उसके ससुराल पक्ष पर क्या पड़ता है। तो जैसा कि हम एक आम बात जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी भी तरह का दोषारोपण करता है, तो उस दोष को सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जिसने दोष लगाया है। इसी प्रकार से कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के ऊपर यह दायित्व होता है कि वह उस दोष को सिद्ध करे। एक्यूज जो होता है वह सिर्फ अपना डिफेंस करता है। लेकिन डाउरी डेथ के संबंध में जब भी प्रिजम्पशन रोल में आता है और कोर्ट यह एज्यूम कर लेता है कि इट इज अ डाउरी डेथ, तो फिर यह बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि दोष को साबित करने का दायित्व जो है वह प्रोसिक्यूशन से मूव करके एक्यूज्ड पर चला आता है, यानी कि उस महिला के पति और ससुराल पक्ष पर दायित्व आ जाता है कि वह इस बात को साबित करे कि इट इज नॉट अ डाउरी डेथ। इसे हम कानून की भाषा में कहते हैं रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन। अब इस बात को समझते हैं कि जब भी किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के बाद होती है, अगर उसकी मृत्यु ससुराल में हुई है, वह एक अननेचुरल डेथ है, तो फिर यह सारा का सारा मामला दहेज हत्या के अंतर्गत नहीं बल्कि सेक्शन 302 यानी कि मर्डर के अंतर्गत आ जाता है। अब स्ट्रेटेजिकली इसका फायदा मृत महिला के पति और उसके ससुराल पक्ष को यह होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है यानी कि दोष साबित करने का दायित्व जो है वो प्रोसिक्यूशन का होता है, न कि उस मृत महिला के पति और उसके ससुराल पक्ष का। तो यह स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है किसी भी मृत महिला के पति या फिर उसके ससुराल पक्ष को, अगर उस महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के बाद अननेचुरल कंडीशन में होती है। अब इस पूरे मामले को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, तो अगर किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर होती है और अगर उसकी मौत जो है वह अप्राकृतिक है और उसे उस मौत के पहले दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में पति और उस मृत महिला के ससुराल पक्ष पर सेक्शन 304 बी इंडियन पिनल कोड यानी कि दहेज हत्या के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन अगर शादी के 7 साल के बाद यह घटना घटती है, तो फिर जो मुकदमा चलेगा वह सेक्शन 302 यानी कि मर्डर के अंतर्गत चलेगा। अब इस दोनों सेक्शन के अंतर्गत जो सजा है वह तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का है, लेकिन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 304 बी यानी कि दहेज हत्या के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं वह काफी सख्त हैं इन कंपैरिजन टू सेक्शन 302 इंडियन पिनल कोड। जहां तक कोर्ट के रुख का सवाल है, तो निस्संदेह दहेज हत्या के प्रति कोर्ट का रुख भी बहुत ही सख्त होता है। तो इसी कारण से शादी के 7 साल के अंदर अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है, तो एक्यूज्ड के लिए न सिर्फ मुसीबतें बढ़ जाती हैं बल्कि आगे का रास्ता भी बहुत कठिन हो जाता है। तो आशा करता हूं कि शादी के बाद 7 साल का यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली इस बात को अब आप समझें कि शादी के 7 साल के अंदर का जो यह कॉन्सेप्ट है वह दहेज हत्या के संबंध में है, न कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A यानी कि प्रताड़ना और सेक्शन 34 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी कि दहेज के मामले के संबंध में है। प्रताड़ना और दहेज प्रताड़ना के संबंध में मुकदमा शादी के 7 साल के अंदर भी हो सकता है और शादी के 7 साल के बाद भी हो सकता है। इसके संबंध में हमारे कानून में किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। 7 साल का जो भी कॉन्सेप्ट है वह सिर्फ और सिर्फ दहेज हत्या के संबंध में है। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।